गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी ही क्यों, या फिर डेमोक्रेसी क्यों हमें क्यों चाहिए। ठीक है, कि हम जानते डेमोक्रेसी क्या है या फिर इसके फीचर्स क्या हैं। ये चैप्टर है, उसकी सिंपल डेफिनेशन पे हमें पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये एक्चुअली में है क्या, इसका एम क्या है और हमारा एम क्या है इस टाइम। हमारा एम है ये क्लियर करना कि सबसे मिनिमम फीचर क्या होते हैं डेमोक्रेटिक के, यानी कि किसी भी एक कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री किन किन फीचर्स के बाद कहेंगे। अब ये टॉपिक ऐसा है जो कि अगर यूपीएससी की जब हम बड़े बच्चे तैयारी करते हैं तो क्या होता है कि जीएस पेपर 2 में आता है, तो ये जीएस पेपर 2 वालों के लिए भी है और आप लोगों का सिलेबस में भी है। ठीक है, तो बात क्या है कि मिनिमम ऑब्जेक्टिव, यानी कि कम से कम क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ प्रेवलेंट है। आज जो बात करी जाती है वो डेमोक्रेसी मोस्टली हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी बताना चाहती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है यानी कि जो एक्सेप्टेड है एक तरीका, वो क्या है, डेमोक्रेसी ही एक्सेप्टेड है। आखिर क्यों एक्सेप्टेड है, हम वो चीज़ देखेंगे कि क्यों सब लोग इसे मानते हैं। दो फॉर्म है हमें पता है, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। इनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे, इनके फीचर क्या है दो अलग अलग, कि हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकें। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन ही क्यों करना है भाई। तो एक टीचर है मार्टिल्डा, ठीक है, वो अपनी क्लास में बच्चों को बताती है कि चलो मैं डिफाइन करूंगी। तो फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं उससे कि भाई अब आप बता रहे हो कि डेमोक्रेसी है क्या, और आपने 8th क्लास तक तो हमें बता दिया कि इंडिया इसका एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। पहले हमने एग्जाम्पल्स क्यों देखे और हम डेफिनेशन अब क्यों देख रहे हैं, और अगर हम एग्जाम्पल देख चुके हैं तो डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है। तो मैम उसका रिप्लाई करती है कि तुम पेन पेपर वगैरह जब यूज़ करते हो तो क्या पहले ये पूछते हो कि पेन क्या है, पेपर क्या है। क्या हमें एग्जैक्टली डेफिनेशन उसकी पता होती है, नहीं पता होती, बट उसके यूज से हमें उसकी डेफिनेशन का पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। इसलिए हमने पहले एग्जाम्पल देखे थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में और अब हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन। अब बात आती है फिर हमें जरूरत है क्या डेफिनेशन की, जब हमने यूज से ही चीजें कर ली। अब अगर आप बारिश को देखो तो बारिश को आप डिफाइन तब करोगे जब आपको उसे बौछार से, कड़ी बारिश वाली जो वर्षा होती है, ठीक है, उससे, बाढ़ से और सिर्फ बौछार, ये इन सब से डिफरेंशिएट करना होता है। जब रेन की ही बहुत सारी फॉर्म हो जाए, बारिश की ही बहुत सारी फॉर्म हो जाए, तब आपको बारिश को और बाकी सारी चीज़ों को अलग करना पड़ता है कि रेन इसे कहेंगे, ड्रिजल इसे कहेंगे, क्लाउड ब्रेस इसे कहेंगे, बादल फट जाने इसे कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हमें डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म आ चुकी हैं इसी की तरह की जो कहती हैं कि वो ये है, बट वो एग्जैक्टली है या नहीं है, हमें पता लगाना है इसका। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन उठता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, इनका एक बच्चा है रिबियांग, वो कहता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन कौन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कोट किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जो लोगों के द्वारा, लोगों की बनाई हुई, लोगों के लिए गवर्नमेंट हो। ठीक है, मैम ने कहा कि हमें, मतलब वो कहता है कि हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, हम आगे की पढ़ रहे हैं। तो मैम कह रही है कि डेफिनेशन ये बहुत सुंदर है, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्ट और कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं समय के साथ साथ। ठीक है, तो उनका एक स्टूडेंट बोलता है कि सिंपल सी बात है, हमें पता है जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो कहाँ से आता है, डेमोक्राटिया से आता है। ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक का शब्द है। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटिया का मतलब होता है रूल, यानी कि पीपल्स का रूल। तो इसमें हम इतनी बड़ा चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन के लिए। फिर रिप्लाई आता है मैम का कि देखो जो शब्द होते हैं ना उनके मतलब समय के साथ साथ चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया है। कंप्यूटर स्टार्टिंग में किस लिए यूज होता था, कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, लेकिन अब क्या हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कितनी सारी चीजें करते हैं हम कंप्यूटर में। सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि वो जो टर्म कैलकुलेटर से निकला था कंप्यूटर, जिसका कंप्यूटर का मतलब जो शाब्दिक अर्थ जो है कंप्यूटर का वो क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, कैलकुलेटिंग। लेकिन अब तो सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए यूज नहीं होता, हम पता नहीं अब कोई करता भी है कैलकुलेटिंग के लिए यूज या नहीं करता। अब किस लिए होता है, बहुत सारी चीजें, हम फिल्म्स देखते हैं, अपने सॉन्ग सुनते हैं, अपनी राइटिंग, डिजाइनिंग, इन सब कामों के लिए आता है। तो फिर मैम ने कहा, फिर बात होती है कि अच्छा इसका मतलब है, मैरी कहती है उनके स्टूडेंट की मीनिंग धीरे धीरे इवॉल्व होता है, डेफिनेशन धीरे धीरे इवॉल्व होती है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, क्या डेफिनेशन है। हम बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा कि लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी वो हुआ, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई जिसमें रूलर किसने इलेक्ट करे हो,
किसने इलेक्ट करे हो? पीपल्स ने। तो इससे एक चीज तो पहले क्लियर होगी, तो जहां पे पीपल्स ने इलेक्ट ना करे हो वो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे म्यांमार का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। म्यांमार में पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में आर्मी ने रूल किया था, तो आर्मी तो लोगों ने चुनी नहीं थी, ठीक है, तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है। चिले में क्या है क्या था, चिले में एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब राजशाही शासन था, एक तानाशाह था जो कि अपनी चलाता था, ठीक है, पिनोशे। वो क्या करता था, बस अपनी चलाता था, वो भी लोगों ने नहीं चूज किया था, मतलब यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरेबिया जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, वहां क्या थी और अब भी है बल्कि मोनार्की। मोनार्की क्या होती है, यानी कि राजा ही शासन कर रहा है, राजा के बच्चे ही शासन कर रहे हैं, लोगों ने उन्हें नहीं चुना है, वो किस लिए शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से, क्योंकि वो राजशाही परिवार में बिलोंग करते हैं। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की हमें ये तो समझ में आ गई भाई, इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। और ज्यादातर डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शन ही होते हैं, डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन ही होते हैं। बट एक बात आती है कि हर कंट्री अपने आप को आज के टाइम पे डेमोक्रेटिक बताना चाहती है। क्यों बताना चाहती है? क्योंकि इतनी अच्छी है। अब इसके अच्छी क्यों है ये, इसके रीजन ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हर कोई अपने आप को डेमोक्रेसी बताना चाहता है, तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि कौन एग्जैक्टली डेमोक्रेसी है और कौन दिखा रही है कि मैं डेमोक्रेसी हूँ और है नहीं, ठीक है। तो हम यही चीज डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे एक फोटो है, जैसे आर्मी के मैन डेमोक्रेसी लेके चल रहे हैं और डेमोक्रेसी में जगह सिर्फ एक को ही मिलने वाली है, ठीक है, यानी कि फिक्स है पहले से ही कि आर्मी का यही ऑफिशियल बंदा जा रहा है और दिखाने अपने आप को डेमोक्रेसी है। ये फोटो है जो ये समझाना चाह रहा है। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर क्या होते हैं। अब हमने पहले ये तो देख लिया कि लोग इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, मतलब लोग इलेक्ट करने चाहिए, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि रूलर होगा कौन, ये रूलर की डिफाइन क्या होगी, डेफिनेशन कौन तय करेगा कि कौन शासन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन में कौन से तरीका का इलेक्शन हो रहा है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे तरीके के इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारे देश में देखो, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, मतलब हम किसे चुनते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ स्टेट की लेजिस्लेटिव कमेटी और राज्यसभा ही वोट करती है। तो अलग अलग फॉर्म होती है चुनने की भी, तो कौन सी तरह की फॉर्म यूज करेगी, कौन से लोग उसे वोट कर सकते हैं। अब बच्चे तो वोट नहीं करते हमारी कंट्री में, तो आपको पता ही है कि 18 ईयर्स के बाद वोट करते हैं, ठीक है। तो कौन से लोग वोट करेंगे कौन से नहीं, ये कौन बताएगा, ठीक है। ये सारे डिसीजन कैसे होंगे और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि कौन कितने, मतलब किस तरह के फॉर्म्स होती है। आप अलग अलग फॉर्म्स अभी इस चैप्टर में और आगे भी पढ़ोगे, बहुत सारी तरह की फॉर्म होती है। तो किस तरह की फॉर्म हमारा देश अपनाने वाला है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा, कैसे होगा। जैसे इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि ये क्या है, सीरिया में क्या होता था कि अगर कोई इसी पार्टी का है, कौन सी पार्टी का, अल्बाथ पार्टी का है ना, अगर कोई अल्बाथ पार्टी का है तभी क्या बन सकता है, लीडर बन सकता है या तभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब तुम सिर्फ एक पार्टी के हो तभी कर सकते हो, तो ये तो रियल डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी को अगर सीरिया के अंदर आना है तो अल्बाथ पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। ये कार्टून ये दिखा रहा है, तो ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं होते क्या है एग्जैक्टली डेमोक्रेसी। जैसे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, इसका मतलब ये होता है कि ये तय होता है कि लीडर्स की जो मेजर डिसीजन जो लेगा ना डेमोक्रेसी में, कौन लेगा, लीडर्स ही लेंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की अब हम बात करें, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, हमें पता ही है, वहां पे क्या डेमोक्रेसी है। स्टार्टिंग की बात करें तो अक्टूबर 1999 में, स्टार्टिंग नहीं मतलब काफी टाइम बाद, बट स्टिल 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक गवर्नमेंट जो पहले से इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे गिरा दिया, ठीक है, उसका तख्ता पलट कर दिया। पावर जिसके पास होती है वो उसका यूज कर लेता है। तो पहले गवर्नमेंट थी जो लोगों ने इलेक्ट करी थी, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसने गिरा दिया, मतलब उसने उस सरकार को गिरा दिया और फिर अपनी सरकार बना लिया, खुद को क्या बना लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव कह दिया, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव कह दिया। उसके बाद 2002 में उसने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है लोगों का मत जानना किसी भी टॉपिक पे, उसके बाद डिसीजन लेना। तो अब देखो उसने रेफरेंडम क्या करवाया और ये साबित कर दिया कि मैं ही जीतता हूँ, लोग भी मुझे चाहते हैं और 5 साल तक अब मैं ही रहूंगा। लेकिन पाकिस्तानी जो मीडिया है और जो ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, यानी कि जो ह्यूमन की अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और जो डेमोक्रेसी के वहाँ के एक्टिविस्ट हैं जो चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, उन्होंने बताया कि इसने बहुत ज्यादा गलत चीजें करी है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रॉड किया है इस वाले इलेक्शन में, यानी कि इस रेफरेंडम में, और ये गलत है, इसे हटाना चाहिए। लेकिन फाइनली कुछ हटा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अगस्त में 2002 में उसने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत क्या हुआ, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर दे दी, ठीक है। उसने कहा कि चलो ठीक है,
हम क्या करेंगे, एक असेंबली तो बनाएंगे, लोग वोट देंगे, असेंबली बनेगी, लेकिन फाइनल जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में होगी और खुद जनरल मुशर्रफ के हाथ में होगी। अब बताओ क्या ऐसी ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी सिचुएशन क्या डेमोक्रेसी कह सकते हो तुम लोग? नहीं कह सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है कि उसने फिर आर्मी ऑफिशियल्स को अपनी पावर एक्सटेंड कर दिया, अपना टाइम पीरियड बढ़ा दिया, सब चीज उसने ऐसे ही कर दी। तो ये रियल पावर किसके हाथ में हुई? रियल पावर क्या हुई? जनरल मुशर्रफ के हाथ में हुई। रियल पावर एक बंदे के हाथ में हुई, वो बंदा जो कि चूज नहीं करा हुआ किसी के भी द्वारा, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई। फिर क्या, कई बार ऐसा होता है कुछ देशों में कि एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में रियल सत्ता होती है। ठीक है, रियली रूल कौन कर रहा होता है? कोई बाहर की सरकार कर रही होती है, इन्फ्लुएंस किसी बाहर की सरकार का होता है और दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, बट ऐसा नहीं होता। तो हम अब किस कंक्लूजन पे पहुंचे? हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी किसके अंदर होनी चाहिए? जिसे लोगों ने सेलेक्ट किया है। ये नहीं लोगों ने तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन डिसीजन वो ले ही नहीं सकते, तो क्या फायदा है डेमोक्रेसी का? जैसे इन्होंने एग्जांपल इस कार्टून में क्या लेटिन अमेरिका की बात दे रखी है। डेमोक्रेसी किसके अंदर है? एक फौजी के अंदर डेमोक्रेसी को बिठाया हुआ है जो कि बंदूक तान के, यानी कि बाहर से क्या है कि मतलब क्या शो हो रहा है कि आपको डेमोक्रेसी के अंदर जाना है तो आपको इन हथियारों यानी कि आर्मी की रेस्पेक्ट करते हुए जाना है। तो क्या ये रियल डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। फिर हम आगे देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब कंपटीशन भी तो फेयर हो, अगर मेरे पास चॉइस ही ना हो तो फायदा क्या कि तुम मुझसे वोट डलवा रहे हो। जैसे चाइना का एग्जाम्पल है, चाइना में क्या होता है, एक चाइना की जो कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस यानी कि कॉन्फ्रेंस से नाम लिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कह दो क्या कहते हैं, उनकी भी एक पार्टी है, उनकी कोई पार्टी नहीं है। हमारे देश में एक पार्टी का नाम कांग्रेस है, बट यहाँ पे क्या है, कंट्री के जो पार्लियामेंट है, जब पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, क्वांगो रेनिम दाइबो दाहुई। ठीक है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब वैसे वर्ड मीनिंग कॉन्फ्रेंस से होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वो लोग मिलकर बात कर सके, तो वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अपॉइंट होता है। ठीक है, पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं, वहां से 3000 मेंबर चुन के आते हैं, उसके बाद क्या होता है, उससे वो लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं। लेकिन क्या रियल में ये भी क्या है, डेमोक्रेसी है? क्यों नहीं है डेमोक्रेसी? इसमें चिंता की बात यह है कि अगर किसी को कैंडिडेट बनना है तो कैंडिडेट को अप्रूवल करवाना पड़ेगा किससे? चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी से। यानी कि वहां पे एक पार्टी है, अगर उस पार्टी ने कहा कि भाई तुम इलेक्शन में खड़े हो सकते हो तो होगे वरना नहीं होगे। अब बताओ कि क्या ऐसे कोई पार्टी अपने किसी कॉम्पिटिटर को, सही कॉम्पिटिटर को चुनाव में खड़ा होने देगी? और अगर नहीं होने देगी तो मतलब चॉइस ही नहीं है, और चॉइस ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं है। अब मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको एक कंट्री है। मैक्सिको में कब आज़ाद हुई? मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुई। वहाँ 6 साल में क्या होते हैं, इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या दिक्कत हो गई, 2000 तक क्या हुआ, 1930 से 2000 तक मतलब 70 सालों तक क्या हुआ, सिर्फ एक ही पार्टी के लोग जीतते थे, PRI के, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। सिर्फ PRI के जीतते थे। भाई क्यों जीतते थे? इसलिए जीतते थे क्योंकि सारी पावर वो यूज करते थे PRI वाले, और डर्टी ट्रिक्स अपनाते थे। ठीक है, ऐसे कि लोगों को फेयर चांस नहीं देते थे उनकी बात करने का। ठीक है, क्या अपनाते थे? डर्टी ट्रिक्स अपनाते थे इलेक्शंस को जीतने के लिए, इसे कई बार कहा भी गया है। ठीक है, क्या क्या अपनाते थे? जैसे कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे मान लो हमारे देश में कोई सरकारी नौकरी करे, कोई IAS IPS बन जाए, तो उसे फोर्स किया जाए कि भाई तू मुझे ही वोट देगा और मुझे ही क्या करेगा कि मुझे ही वोट देगा और मेरा ही प्रचार करेगा। अब ऐसा भी तो होता है कि कुछ ऑफिसर्स होंगे जिन्हें कोई और पार्टी पसंद है। ठीक है, मान लो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को BJP पसंद है, किसी को BSP पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। लेकिन इनमें क्या था, जो गवर्नमेंट का सरकारी नौकर बन गया भाई एक बार, तो तुम्हें उसे ही वोट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि तुम उनके पेरेंट्स को कहो कि PRI को ही वोट दे। अब बताओ ये क्या सही तरीका है? PRI को ही वोट दो। अब मीडिया भी क्या करती थी, मीडिया भी लार्जली क्रिटिसाइज सिर्फ अपोजिशन पार्टी को ही करती थी, मतलब अपोजिशन की ही बुराई बताती थी। मीडिया भी बिकी हुई थी। ठीक है, यानी कि इस पार्टी ने मीडिया को भी खरीद रखा था, तो कोई क्रिटिसिज्म होता ही नहीं था सरकार का, सरकार की कोई बुराई नहीं होती थी, अपोजिशन पार्टी की बुराई होती रहती थी, तो लोगों को लगता था कि भाई ये ठीक है, अब बच्चे कुछ लोग भी नहीं वोट दे देंगे। इसके अलावा क्या होता था कि पोलिंग बूथ को लास्ट मोमेंट पे बदल दिया जाता था। मान लो लोगों को पता है कि किसी एक स्कूल में किसी एक जगह पे क्या होने वाली है, वोटिंग होने वाली है, अचानक से क्या कर दिया, पोलिंग बूथ को बदल दिया। अब लोग आए वहां पे वोट देने, अब कितने लोग दोबारा जाएंगे किसी और बूथ पे वोट देने, तो इस वजह से लोग वोट नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो शिफ्ट कर देते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसके अलावा वो अपने कैंपेन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे। अब सरकार में वही है तो पैसे भी वही करेंगे। तो अब हमें पता चलता है कि चाइना का एग्जाम्पल भी और मैक्सिको का एग्जाम्पल भी क्या था, ये डेमोक्रेटिक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसने हमें ऑप्शन प्रोवाइड
प्रोवाइड नहीं करे, तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, भाई सबके लिए समान इलेक्शन हो, फेयर चांस हो, कोई भी ये ना हो कि मतलब जो करंटली पावर में ही है बस वो आए, सबके लिए चांस हो। करंटली पावर भी हार सकती है सिचुएशन, जैसे हमारे देश में देखो पहले ये कांग्रेस जीती, बीच में गठबंधन वगैरह हुआ, अब बीजेपी जीती, तो अब चांसेस है कि जो पावर वाला है वो भी हार सके, ठीक है। अगर उसके चांसेस नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इस फोटो में क्या है, यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी को क्या दिखाया गया, मनी के बैग्स थे, यानी कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या वो दिखाना चाहता है, इससे वो ये दिखाना चाहता है कार्टूनिस्ट कि सिर्फ जिनके पास पैसा है ना, डेमोक्रेसी उन्हीं की है, उन्हीं की चलती है, ठीक है, ये दिखाना चाह रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये भी होना चाहिए कि एक पर्सन का एक ही वोट हो और एक वोट की एक ही वैल्यू हो। अगर मान लो ऐसा है कि कोई अमीर है, उसके वोट की वैल्यू तुम ज्यादा कर दोगे तो भाई अमीरों की सरकार बनेगी, ठीक है। लेकिन क्या हर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है या हर जगह ऐसा होता है? हमें लगता है कि डेमोक्रेसी में सिंपल सी बात है कि डिमांड करा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुके हैं उन सबको वोट देने का अधिकार दो। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा होता आया है? नहीं। क्यों नहीं? 2015 तक सऊदी अरेबिया में क्या था, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, वुमेन्स वोट नहीं दे सकती। एस्टोनिया में क्या था, एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है, इनके एस्टोनिया जो देश है वहां पे कुछ ही लोग रशियन होंगे, सभी लोग नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हमारे देश में माइनॉरिटीज क्या क्या है, जैसे सिख है, कुछ परसेंट है, लेकिन हमारे देश में सिख भी वोट करेगा तो इक्वल मायने है उसके, हिंदू वोट करेगा तो इक्वल मायने है उसके, तो हमारे उसमें तो 1 वोट 1 वैल्यू है। बट इसमें क्या था कि जो माइनॉरिटीज है ना, जैसे रशिया माइनॉरिटी है तो उसकी वैल्यू कम थी, ठीक है। उन्हें वोट देना मतलब उन्हें राइट टू वोट बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ मिला, ठीक है। उन्हें सिटीजनशिप के रूल्स के अकॉर्डिंग एकदम से वो चीजें नहीं मिली और इतनी वैल्यू भी नहीं थी। इसके अलावा फिजी का एग्जाम्पल लो, फिजी क्या है, फिजी एक कंट्री है, उसमें क्या होता है, जो इंडिजीनियस फिजी है यानी कि जो वहीं के रहने वाले अपने स्वदेशी फिजी हैं, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इंडियन फिजी, यानी कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, ठीक है। मतलब जन्मे तो भारत में थे या फिर उनका परिवार तो भारत में है, उनके पूर्वज तो भारत के थे, लेकिन अब वो फिजी शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहां के सिटीजनशिप तो बन गए, सिटीजन तो बन गए, लेकिन उनकी वोट की वैल्यू कम है। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन को तुम कह सकते हो कि भाई ये डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सिंपल सी बात है, सबको क्या होना चाहिए, 1 वोट होनी चाहिए और हर वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो ये प्रॉपर सिस्टम हुआ, ठीक है। अब जैसे इसमें इस कार्टून में क्या दे रखा है, एक सद्दाम हुसैन एक क्या थे, शासक थे, कहाँ के, इराक के, ठीक है। इराकी शासन थे, उसमें क्या हुआ था, ये जो सद्दाम हुसैन था वो रूल करता था, बट बाद में जब 1 वोट एट लास्ट 1 मैन 1 वोट, हर मैन का हर वोट हो गया, लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, ठीक है। उसे तो जेल में डाल रखे है सद्दाम हुसैन को, बाद में ये तो जेल में डल गया सद्दाम हुसैन, और यहाँ पे लोग खुश हैं कि फाइनली एक मैन का एक वोट हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अब ये कहता है कि मुझे तो इससे ज्यादा ये पसंद था कि मैं ही वो हूँ, एक आदमी और मेरा ही वोट चले बस, मतलब इसे लगता है कि बस यही शासन कर सके। तो कार्टून ये कहना चाह रहा है कि वो उसमें क्या था, डिक्टेटर था, तानाशाह था। अब क्या है, रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब ये भी होना चाहिए कि सब लोग लॉ को पालन करें और राइट्स का, अधिकारों का पालन करें। जैसे जिम्बाब्वे का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिम्बाब्वे, ठीक है। इसमें क्या है कि माइनॉरिटी के जो रूल्स है ना, ठीक है, 1980 में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन थी, वहां के जो व्हाइट पीपल आए थे, वहां पे अफ्रीका की कंट्री है जिम्बाब्वे, तो 1980 में वो आजाद हुए। उसके बाद क्या हुआ, एक पार्टी है ज़ानू पीएफ, ठीक है। ये पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इसने काम किया, फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे हमारे देश में कांग्रेस ने किया, ऐसे ही वहां पे ज़ानू पीएफ ने किया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे ने क्या हुआ कि वो हमेशा जीतता था, वही जीतता था हमेशा, ठीक है। ऑलवेज वोन बाय, हर इलेक्शन किसने जीता, ज़ानू पीएफ ने ही जीता, ठीक है, इसी पार्टी ने जीता। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे अनफेयर प्रोसेस करे इलेक्शन में, यानी कि स्वतंत्रता नहीं थी, बहुत सारी भ्रष्टाचार वाली चीजें करी, अनफेयर चीजें करी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज करा और सारी पावर्स किसके हाथ में दे दी, प्रेसिडेंट के हाथ में दे दी। और साथ में क्या किया, प्रेसिडेंट को लोगों के लिए लेस अकाउंटेबल कर दिया। लेस अकाउंटेबल मतलब प्रेसिडेंट की कोई जवाबदेही नहीं है लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के लिए कि लोगों के लिए प्रेसिडेंट को काम करना ही पड़ेगा, लोग उससे सवाल पूछ सकते हैं, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। तो उसने वो अकाउंटेबिलिटीज होती है ना, कि वो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है कि हम चेक कर सके हमारा वो लीडर सही है या नहीं, वो खत्म कर दिया। उसने अपोजिशन पार्टी को बहुत ज्यादा हैरेस किया, उनकी मीटिंग नहीं होने देता था, ठीक है। उसने क्या करा, फिर पब्लिक प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करे, यानी कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। जैसे हमारे देश में क्या है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट हमें पता है, ठीक है।
अब एनआरसी के लिए मूवमेंट हुआ, वो अनफॉर्चुनेटली हिंसा में बदल गया, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ राइट है लोगों के पास कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसने डेमोक्रेटिक का जो काम किया है वो सारी चीजें इलीगल करी थी, ठीक है। इलीगली हुआ ना जब ये तुम लोगों को राइट नहीं दे रहे कुछ भी। उसने कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई बुराई नहीं कर सकता था, ठीक है। कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नहीं था, जितने भी थे उसे इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है। और जो कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती थी इस सरकार के खिलाफ, जानू पीएफ की सरकार के खिलाफ, इस पार्टी की सरकार के खिलाफ, तो उसे इग्नोर कर दिया जाता था। और फाइनली खैर उसे ऑफिस से बाहर निकाला गया 2017 में। मतलब 1980 से 2017 तक उसने ही रूल किया था। अब क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? भाई नहीं है। क्यों नहीं है? कि ऑब्वियसली वो गलत काम करेगा तो गलत ही होगा ना। अब इसका वो कह रहा है कि एक बात कही गई है कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि लोगों ने वोट उसी पार्टी को किया हो लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था इसकी बुराइयां क्या है, लोगों को पता ही नहीं था कि भाई क्या क्या गलत हो रहा है। तो लोगों को जब अंधे में मतलब अंधकार में रखा जाएगा तो लोग कैसे सही वोट करेंगे? तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है और पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकता है। यानी कि जिस नेता को सब पसंद करते हैं वो भी तानाशाह का रूप ले सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी अगर रियल डेमोक्रेसी होती तो उस पर चेक एंड बैलेंस लगती, लेकिन वो रियल डेमोक्रेसी हो ही नहीं पाती है। बेसिक चीज क्या है कि सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब इसके खिलाफ आवाज उठाना, इंफॉर्मेशन लेना, सही गलत का पता चलना, ये भी सिटीजन के बेसिक राइट थे ना, लेकिन इसने इस चीज को छीना तो ये गलत था। पीपल को फ्री होना चाहिए, पीपल को क्या होना चाहिए, उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जो चाहे वो सोच सकता है, वो उसे बोल सकता है पब्लिक में, ठीक है। अपने पॉलिटिकल एक्शंस ले सकता है, वॉट एवर दे वांट वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये राइट है तो पीपल के पास क्या है, रूल, वो है क्या, एक राइट है बट अदरवाइज नहीं है। तो अब क्या हुआ कि एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिचुएशन ही डेमोक्रेसी होती है, एक ऐसी सिचुएशन ही डेमोक्रेसी हो सकती है जहां पे रूलर्स के पास रूलर्स तो सब वो चीज डिफाइन करेंगे, वो इलेक्टेड होने चाहिए और जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट होने चाहिए। अब ये एग्जांपल दे रखा है चाइना का। चाइना के एग्जांपल में क्या है कि चाइना में याहू और गूगल बैन है। याहू और गूगल बैन क्यों है? क्योंकि रियल इन्फॉर्मेशन चाइना का डिक्टेटर क्या करता है, उन्हें नहीं पहुंचाना चाहता अपने सिटीजन्स तक। तो देखो ये तोप में याहू और गूगल इन्होंने दिखा रखे ऊपर फोटो में। ओके डन, आगे देखते हैं। अब डेफिनेशन हमने इतनी सारी पढ़ी तो हमने स्टार्ट किया था कि रूलर किसके द्वारा इलेक्ट होने चाहिए, लोगों के द्वारा। हम पहुंचे कहाँ पे करते करते, हम पहुंचे यहाँ पे कि मेजर डिसीजन कौन ले, रूलर ले, जिसे इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। चॉइस हो लोगों के पास, अच्छी खासी फेयर अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि सब हार जीत सकते हो, ठीक है। उसके बाद हर पीपल की इक्वल बेसिस पे, मतलब इक्वल बेसिस पे सबका काम हो, यानी कि सबकी वोट की सेम वैल्यू हो, कोई ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को माने और बेसिक रूल्स को माने और लोगों को राइट्स दे, अधिकार दे, ठीक है। अब डेमोक्रेसी ही क्यों? पहला पॉइंट तो यही है भाई, डिबेटिंग मैरिज। डेमोक्रेसी में तुम डिबेट कर सकते हो। डिबेट का मतलब क्या? जब डिबेट होती है तो क्या होता है, अच्छा बुरा सब तुम्हें पता चलता है और जो तुम्हें ठीक लगे तुम उसे मान सकते हो, ठीक है। तो डिबेटिंग मेरिट होता है डेमोक्रेसी में। आप लोग सवाल उठा सकते हो, आपको आंसर देना सामने वाले की मजबूरी हो जाएगी। अब ये इन बच्चों की क्लास में जहां से हमने शुरू किया था ना, वही बच्चे अब बात कर रहे हैं कि सब बड़े लोगों ने कहा, सब महान लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी अच्छी है। क्या ये नॉर्मल से रीजन नहीं है कि ठीक है सबने कहा इसलिए मान लो कि भाई अच्छी है, हम क्यों इस पे डिफाइन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, क्या जा रहा है? मान लिया, बड़ों ने कह दिया ठीक है, यानी कि कुछ पॉपुलर लोगों ने कह दिया, ग्रेट लोगों ने, महान लोगों ने कह दिया ठीक है डेमोक्रेसी अच्छी है तो अच्छी है। अब एक और स्टूडेंट कहता है कि हमें सिर्फ किसी चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि उसे सब मानते हैं। जरूरी नहीं है जो सब मानते हो ठीक हो, कई बार ऐसा हो सकता है जो सब सही मानते हो वो ठीक ना हो, सही ना हो, ठीक है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो बलि प्रथा थी, पहले बलि दी जाती थी, लेकिन अब क्या बलि को सही माना जाता है? बलि कैंसिल है, मतलब ये गलत है, ठीक है। मतलब बलि कह लो, सती प्रथा कह लो, पहले हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा थी, तो ये सब बदलते रहते हैं। तो जो सब कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो ठीक है, ठीक है। अब वो कहता है कि 70 सालों से हमारे देश में डेमोक्रेसी है। एक स्टूडेंट कह रहा है उनका कि 70 सालों से हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारे देश में पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है। डेमोक्रेसी तो गरीबी को नहीं मिटा पाई, तो फिर कहाँ से डेमोक्रेसी ठीक है? तो एक स्टूडेंट दूसरा कहता है कि भाई हमारे देश में गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमारे देश में डेमोक्रेसी के होते हुए गरीबी है,
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी की वजह से गरीबी है, तो आप डेमोक्रेसी को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन है, करप्शन होता है, लोगों में कॉम्पिटिशन होता है, इनस्टेबिलिटी आती है। इनस्टेबिलिटी मतलब अब 5 साल में इसकी गवर्नमेंट, अब इसकी गवर्नमेंट, लोगों को पता ही नहीं होता हम किस शासन से काम करते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब बदलता रहता है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो दूसरा कहता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम ब्रिटिश रूल पे आ जाओ, फिर से राजा को शासन दे दो, ये चाहिए क्या। तो फिर स्टूडेंट एक और बात करती है, वो क्या कहती है कि हमें ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग लीडर्स की, हमारे पास क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर्स होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब हमें ऐसा वो कहती है इस टाइम कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स चाहिए, जिससे हमें कोई परेशानी दिक्कत ही ना होगी इलेक्शंस करवाने की, पार्लियामेंट की, इन सब की, और इससे इनस्टेबिलिटी का खतरा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो करप्शन भी हटा सकता है। करप्शन सिर्फ वही हटा सकता है जो करप्शन और पॉवर्टी सिर्फ वही कर सकता है, यानी कि वही हटा सकता है जिसे पता हो कि भाई मैं लीडर हूँ, और उसके बाद करप्शन वो हटा सकता है। तो सामने से कोई और कहता है कि ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, यानी कि ये तो तानाशाह है कि बस एक ही राजा है, वही रूल कर रहा है, तुम इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हो, कुछ नहीं करवा रहे हो। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ अगर फिर उसमें कोई रीजन देता है, ये बताता है कि तब क्या करोगे अगर वो अपनी फैमिली के लिए काम करने लगा, सिर्फ हमारे लिए काम ही ना कहा। तो वो जो रोज थी, वो जो कह रही थी कि सिर्फ एक को बना दो, ठीक है, और इलेक्शन और पार्लियामेंट का झंझट खत्म हो जाएगा, वो कहेगी कि कहती है कि हम ऑनेस्ट और सिंसियर लोगों को लाएंगे, स्ट्रॉन्ग लीडर्स को लाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर होगा, ऑनेस्ट होगा और सिंसियर होगा। तो दूसरे स्टूडेंट कहता है कि क्या गारंटी है भाई कि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो डिक्टेटरशिप नहीं करेगा, वो कड़वा ब्रूटल नहीं होगा, यानी कि गुनहगार नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा। आप कैसे गारंटी दे सकते हो इस बात की। ठीक है, तो यही सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कि इन्होंने बात करें। अब इसमें टीचर क्या करती है इस टाइम क्लास में, टीचर खुश होती है कि बच्चे डिबेट कर रहे हैं, लोगों बच्चों को पता है, अलग अलग व्यूज आ रहे हैं इन सब चीजों में। ठीक है, और वो कहती है कि मैं मतलब जो सही है जो गलत है आपको बताना है, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ कि क्या अच्छाई है, इसकी क्या बुराई है, आप जज करो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट जो उसके अगेंस्ट दिए जाते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के, वो क्या क्या है। पहला कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनस्टेबिलिटी आती है, यानी कि कोई स्थिरता नहीं रहती है, सब बदलता रहता है। मोरालिटी का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि जब कंपटीशन है, ठीक है, कोई चेंजेस लाने हो कोई इसलिए नहीं लाता कि भाई मेरा वोट बैंक कम हो जाएगा, अगर मैंने किसी के खिलाफ कुछ कर दिया तो मेरा वोट बैंक कम हो जाएगा, तो इसलिए क्या है, मोरालिटी का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकली क्या है, कॉम्पिटिशन है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि और रीजन क्या देते हैं कि जो भी वो डिसीजंस है उसमें डिले हो जाता है, इसलिए क्योंकि इतने सारे लोगों से पूछो, इससे अच्छा कोई एक डिसीजन ले ले, अगर ये 5 मिनट में डिसीजन लेगा तो ये 5 दिन लगा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत डिले कर देते हैं, और कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज्यादा करप्शन होता है। ठीक है, इस कंपटीशन में तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अब क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन रूल करे कौन रूल ना करे। तो ये सारी क्या डेमोक्रेसी की कमियां हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि कोई जादुई तरीका नहीं है, ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है डेमोक्रेसी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनसे बेटर है या नहीं, तो ऑब्वियसली उनसे बेटर है। आप किन आधारों पर बेटर है वो देखते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी क्या दिया जाता है, पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चाइना में क्या हुआ था कि एक अकाल पड़ा था 1958-61 में, इतना कि लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, अब हमारा भारत इतना तो डेवलप नहीं था चाइना जितना, ठीक है, आज भी इतना नहीं है, बट उतना तो उस टाइम नहीं था, लेकिन स्टिल इंडिया में जो अकाल पड़ा उसमें इतने लोग नहीं मरे थे। क्यों नहीं मरे थे, रीजन दिया जाता है कई लोगों के द्वारा, इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि चाइना में जो राजा था उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी लोगों के लिए, उसे जवाब नहीं देना था जाके लोगों को कि मैं मतलब इतनी सारी दिक्कतें आ गई, अब लोग मुझे वोट नहीं करेंगे, या उसे कोई डर नहीं था लोगों का। लेकिन इंडिया में लोगों का डर था, लोगों के लिए जवाबदेही थी, तो इंडिया में गवर्नमेंट को ऐसे काम करने पड़े कि वो फूड की कमी को फुलफिल करे। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि इंडिया में कम लोग मरे, यानी कि इतना जरूरी होता है डेमोक्रेसी में कि एक बेटर गवर्नमेंट ला सकती है जो कि मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि लोगों पे ज्यादा अकाउंटेबल है, लोगों को बहुत ज्यादा क्या जवाबदेही है उसकी, उसे काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या बात करी जा रही है, उसके अलावा बात करी जा रही है दूसरा फायदा क्या है कि डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये तो बात सच है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट क्या होता है, दुर्घटना से देर भली, ठीक है, कहते हैं ना, तो दुर्घटना हो, कोई गलत डिसीजन हो जाए, इससे अच्छा तो हम डिले ही कर लें। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि डिले होने से क्या होता है कि हम सही डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो डेमोक्रेसी की दूसरी क्वालिटी क्या हुई कि डिले हो जाता है,
यानी कि डिले तो हो जाता है लेकिन साथ में सही डिसीजन आ पाता है, सॉरी ठीक है, सही डिसीजन आ पाता है। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी अच्छी होती है उस डिसीजन की, क्योंकि बहुत लोगों से कंसल्ट करोगे तो अलग अलग विचार आएंगे, कमियां पता चलेंगी, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं वो सब पता चलती हैं और हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है। नेक्स्ट फायदा क्या है, अब देखो अब हम अलग अलग डिफरेंसेस से और कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करें। अब भारत जैसा इतना बड़ा देश है, ठीक है, अब ज्यादातर हर ही देश इतना बड़ा हो गया, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े देश हो गए, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग धर्म है इनके, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रीति रिवाज है। अब कैसे इन सबको कैसे मैनेज करोगे। अब देखो अगर कोई डेमोक्रेटिक ना हो तो क्या होगा, ब्रूटल यानी कि बहुत ही हार्ड सिचुएशन आ जाएगी, इतनी बुरी सिचुएशन आ जाएगी कि जो पावरफुल है वही लीड करेंगे, जो माइनॉरिटी में उनका कभी वो होगी ही नहीं, ठीक है। और जो पावर में है, ऐसे भी तो था पहले कि दास लोग ज्यादा थे लेकिन फिर भी राजाओं की सुनी जाती थी, राजा भले ही कम थे, तो भाई मेजोरिटी की तो सुनी नहीं जा रही है, लोग परेशान थे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोई परमानेंट विनर नहीं होता, कोई परमानेंट लूजर नहीं होता, तो सबको जीतने हारने का डर होता है, इसीलिए हर तरह की बातों का तवज्जो दी जाती है, हर वैल्यू को तवज्जो दी जाती है जितना वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या डेमोक्रेसी क्या एनहांस करती है, लोगों की डिग्निटी, लोगों को वैल्यू देती है, लोगों को क्या देती है, सम्मान देती है। अब सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, डेमोक्रेसी सिटीजन से पूछती है कि भाई तुम्हारा क्या मत है, और डेमोक्रेसी साथ में क्या क्या काम करती है, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, यानी कि सबके साथ समानता हो, सबको एजुकेशन मिले, ठीक है, जो पुअरेस्ट है, जो सबसे गरीब है उसे भी रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर कोई सबसे गरीब इंसान भी वोट देने जाएगा, ठीक है, तो उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी होगी जो 5 करोड़ के मालिक की होगी, ठीक है। अब बात मैंने कहा कि अगर जाएगा तो उसके लिए एजुकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली जो एजुकेशन वगैरह है, एजुकेटेड है, ये सब देती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ये आधार होता है कि गवर्नमेंट का ये क्या है, गवर्नमेंट का काम है कि भाई वो सबको एजुकेट करे और ये सब काम करें, ठीक है। फाइनली अब हमें पता चलता है कि भले ही हम गलती कर दे, डेमोक्रेसी में गलतियां तो हो सकती हैं लेकिन गलतियां सुधारी जा सकती हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा वाली चीज क्या है कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है, अब या तो राजा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सुधार ले, ठीक है, या फिर हम राजा को सुधार दें, मतलब हम राजा बदल दें, या तो राजा अपना डिसीजन बदल दे या फिर हम राजा को बदल दें। अब बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो गलत हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब कोई रूल रेगुलेशन आया, अब उसके बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट होने लगे तो उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा संविधान बना है, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं समय के साथ, तो वो सब ऑप्शन डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। अगर डिक्टेटरशिप हो तो कोई राजा को बताएगा ही नहीं कमियां क्या है, और राजा तो बिल्कुल सुधारेगा ही नहीं। इस कार्टून में क्या है कि एक ही सत्ता जीतती थी पहले, कौन सी पार्टी, लिबरल पार्टी जीतती थी कनाडा में, तो लोगों को लगता था कि उसने ये तो गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, अब फिर हम उसे ही वोट देंगे, वही जीतेगा। लेकिन फाइनली क्या होता है कि इस बार लिबरल पार्टी नहीं जीतती है। कार्टून इज नॉट दैट मच रिलेवेंट, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें भी सिंपल सी बात है कि वो एक आर्टिकल पढ़ते हैं, राजेश और मुजफ्फर, वो किसी को लगता है कि मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई दो पार्टी है और दोनों ही डेमोक्रेटिक है तो उनके बीच में वॉर नहीं हो सकती। मतलब पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी, अगर ये दोनों ही डेमोक्रेसी का पालन करते हैं तो इनके बीच में वॉर नहीं होती है। तो एक का मानना है कि नहीं होती है भाई, क्योंकि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो चाहती है हमेशा कि वॉर ना हो, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो तो कोइंसिडेंस हो गया, मतलब तुक्के की बात है, हो जाए या ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें आपकी ये विचार है, आप रख सकते हो अपने जो भी आपका मत है, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब हमने एक बेसिक मिनिमल तो जान लिया कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए तो है, मेजोरिटी डिसाइड करे तो है, मेजोरिटी नहीं कर रही है तो फिर वो गलत है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके कुछ ब्रॉडर मीनिंग पे जाते हैं, थोड़ा और फैलाते हैं इस चीज को, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, अब मॉडर्न कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि जो रूल हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, कुछ में हम रूल डायरेक्टली करते हैं। हमारे देश में क्या है ज्यादातर समय क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हमने कुछ लोगों को चुना और वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं आगे डिसीजंस में। ऐसा क्यों होता है, एक तो मॉडर्न डेमोक्रेसी का साइज इतना बड़ा हो चुका है, यानी कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, वो एक साथ बैठ ही नहीं सकते, फिजिकली इम्पॉसिबल है उनका एक साथ बैठना और फिर किसी कलेक्टिव डिसीजन पे पहुंचना। तो इससे अच्छा है कि वो क्या करें, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनका आंसर करें। इसके अलावा कई बार जो सिटीजन्स होते हैं ना तो उन्हें उतनी समझ होती है कि भाई वो डिसीजन ले सके, इतने टिपिकल वाले की इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, कैपिटल लाओ या कहाँ फंड बढ़ाओ, कहाँ कम करो, ठीक है ना, या फिर उनके पास कभी टाइम नहीं होता या फिर वो कभी चाहते नहीं है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर कोई बैठ के डिसीजन ले। तो क्या करते हैं फिर ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेटिव करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब
कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज देते हैं। अब हमें समझना होगा कि ये हमें एक ब्रॉडर सेंस तो देता है। हमने जो अब तक पढ़ा, हम डेमोक्रेसी से जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या फिर जो प्रिंसिपल है उससे तो अलग कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छी डेमोक्रेसी और कौन सी डेमोक्रेसी, नॉर्मल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी और अच्छी डेमोक्रेसी में अंतर नहीं कर सकते। उसके लिए और कुछ आधार है। हम और क्या अंतर नहीं कर सकते, हम ये अंतर नहीं कर सकते कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो काम करेगी, जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। अलग अलग तरीके हैं सबके काम करने के लिए। अब बात करते हैं सिर्फ जो गवर्नमेंट के लिए हम डेमोक्रेसी का यूज करते हैं। अभी तक तो हमने करा है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन सिर्फ उसका मतलब क्या यही है? हमने कुछ और स्टेटमेंट में भी ऐसा सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली बहुत डेमोक्रेटिक है, कुछ भी डिसीजन में एक साथ लेते हैं, मेरे वैल्यू की भी, मतलब मेरे मत की भी इतनी ही वैल्यू है जितनी मेरे पापा की मत की है। ठीक है, अब वो कहता है एक और स्टेटमेंट आता है कि जो टीचर है, मुझे वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो ना क्वेश्चन पूछने देते हैं ना उसका आंसर देते हैं, यानी कि वो कुछ मतलब बोलने ही नहीं देते हैं। मुझे तो वो टीचर पसंद है जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के हों। ठीक है, एक और वो क्या कह रहा है कि इस पार्टी में तो सिर्फ एक ही लीडर है, उसकी फैमिली चलती है, यानी कि कोई एक लीडर है, वो उसी की फैमिली उसमें काम करती है पूरी पार्टी में, तो ये पार्टी कैसे डेमोक्रेटिक हो सकती है? तो इसमें ये आइडिया बता रहे हैं कि सिर्फ सरकार ही डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये बात नहीं होती है। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक एक तरह का प्रिंसिपल है, एक तरह का सिद्धांत है। ठीक है, कि जहाँ पे लोगों का व्यूज हो, मत हो, सिर्फ सरकार को ही आप डेमोक्रेटिक नहीं कहोगे। ठीक है, और उसमें क्या क्या आता है कि टेकिंग डिसीजन लेने का तरीका क्या है, इन आधारों पर तुम बताते हो, और सबकी वैल्यू क्या है, क्या सबसे कंसल्ट किया जा रहा है, इन आधारों पर तुम एक सिद्धांत को पालन करते हो जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वो सिद्धांत कहता है कि सबको वैल्यू दो, सबके डिसीजन मेकिंग में राइट हो, ये सब। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंडीशन क्या है, एक तरह की आइडियल स्टैंडर्ड भी। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रू सच्ची डेमोक्रेसी वही है जब कोई भी इंसान भूखा अपने बेड पर ना जाए, यानी कि सबके पास खाने के लिए चीजें हों। इसके अलावा क्या है, कोई कहता है कि डेमोक्रेसी में सबका इक्वल रोल हो, सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, सबके पास रिसोर्सेज हो, और सब लोग उस चीज के लिए कमिटमेंट हो, यानी कि सब लोगों को मतलब बहुत ज्यादा श्रद्धा हो उस चीज में और लोग उस चीज को माने। ठीक है, अब बात करें अगर हम इस कंडीशन की बात करें कि वास्तव में डेमोक्रेसी तो ये है, इसका मतलब कि पूरी दुनिया में कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है ही नहीं। ठीक है, अब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है ही नहीं, अब ये कैसे हम इसे लेके कैसे चल सकते कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक ही नहीं है? तो डेमोक्रेसी वास्तव में एक आदर्श, एक आइडियल हो सकता है जो हमें बताता है कि वास्तव में डेमोक्रेसी की वैल्यू ये है और सभी देशों को क्या करना है, उसे अचीव करने के लिए काम करना है। ठीक है, सभी देशों को क्या करना है, उसे अचीव करने के लिए काम करना है। जो डेमोक्रेसी है उसकी वीकनेसेस को जज किया जा सकता है, उसमें जो कमियां हैं उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसे और ज्यादा सुधारा जा सकता है, और एक नॉर्मल डेमोक्रेसी को अच्छी डेमोक्रेसी में बदला जा सकता है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल फीचर भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब इसमें इस सेक्शन में ये दे रखा है कि आप आगे वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ोगे। आप पढ़ोगे कि किस तरह से बाकी सारे काम करते हैं डेमोक्रेसी में, और आप चैप्टर 3 में क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेवेंट नहीं है। अब आगे बात आती है कि मेन चीज, सबसे मेन चीज जो आपकी है इस चैप्टर में या फिर इस चीज में, वो ये है कि आप ये डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि डेमोक्रेसी कि अदर फॉर्म्स क्या है, और सबसे स्ट्रेंथन की बात, सबसे स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस इसकी क्या है। इसकी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसका भाग्य सिर्फ और सिर्फ रूलर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि राजा कौन है, इस पे भी डिपेंड करता है कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, लोग कैसे मत देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, एक बात कही थी इन्होंने कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी होती है। जैसे अगर कोई छोटे इलाका है, छोटे इलाके में क्या होगा, सब लोग बैठ के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ग्राम सभा का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अगर हम देखें गांवों की पंचायत होती है, सभी लोग बैठते हैं साथ में तब डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन है तो इसमें अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी का पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी का फायदा और नुकसान क्या है। सबसे बड़ी ताकत भी यही, सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि इसका जो इफेक्ट होता है, डेमोक्रेसी का भाग्य किस पे निर्भर है, सिर्फ रूलर पे नहीं है, लोगों पे भी, कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, लोग सही वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लोग वोट देने जा भी रहे या नहीं जा रहे, लोग पढ़ भी रहे या नहीं पढ़ रहे, लोग बुराइयां कर भी रहे या नहीं कर रहे। अगर जब तक लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सही में डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। ठीक है, अब आपको अदर फॉर्म से अब आपको ये तो पता चल गया होगा डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है। ठीक है, मोनार्की से यानी कि राजा महाराजाओं का शासन हो, या फिर कोई एक तानाशाह हो, या फिर सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती हो, इन सबसे बेटर क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है कि सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने मैरिड, डिमैरिड, कॉमन फीचर्स पढ़े। अब आपको जो क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं वो आपको 4 फीचर्स बताने हैं
किसके, डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और जब आप इसके 15 कमेंट्स पूरे कर लेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर आपके किसी और नेक्स्ट सब्जेक्ट के किसी और टॉपिक को लेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।